अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज महचबी लेक्चर बॉटनी। आज हमारा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो लेक्चर है दैट इज़ द वैरायटी ऑफ लाइफ। चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करने लगे हैं, वैरायटी ऑफ लाइफ, जिसमें हम बेसिकली वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से वो अटैक करते हैं, क्या क्या डिजीज़ कॉज करते हैं, क्या क्या उनके करैक्टर्स हैं, क्या उनके स्ट्रक्चर्स हैं, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है जिसको हम रीड करेंगे। उसमें आपको क्या बताया जा रहा है, कहते हैं ओवर 1.5 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड ओवर 500,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स आर नॉन। मतलब इतनी हमें जो है ना स्पीशीज़ जो हैं वो पता है प्लांट्स और एनिमल्स की। टू डील विद सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर फॉर्म्स सर्टेनली वी नीड सम सिस्टम्स बाय विच स्पीशीज़ कैन बी क्लासीफाइड इन अ रीज़नेबल वे। तो डायरेक्ट वायरस की तरफ जाने से पहले आपको ये बताया जा रहा है कि हमारे पास जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो किस तरह से क्लासीफाई हुए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि इतने ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स के होने की वजह से हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिसके ज़रिए हम उनको पहचान कर सकें। मैनी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस आर पॉसिबल। हमने देखा बहुत सारी क्लासिफिकेशन मिली, आपको 2 किंगडम सिस्टम मिला, आपको 3 किंगडम सिस्टम मिला, आपको 5 किंगडम सिस्टम मिला। We could, for example, classify flowering plants according to their color, height और any other character। यानी जितनी भी चीज़ों को क्लासीफाई किया जाता है उनके प्रॉपर करेक्टर्स की बेस पर किया जाता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कलर हाइट की बेस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन की गई थी दैट वाज नॉट मीनिंगफुल। तो उसके लिए आप सिस्टम चेंज किया गया और आप कहा गया कि कोई ऐसा बाकायदा सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई कर सकें। तो जब हमने देखा कि डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं पॉइंट पर किसी ना किसी स्टेज के ऊपर रिलेट करते हैं, उसको हम कहते होते हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। उसके अंदर हम देख रहे होते हैं। तो फिर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी उठाया गया और उसकी बेस के ऊपर भी फिर एनिमल्स और प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया। वो कहते हैं हाउएवर सम ऑर्गेनिजम्स आर मोर क्लोजली रिलेटेड देन दैट अदर स्पैरो आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन देन ईदर टू द इंसेक्ट्स। हालांकि हम देखते हैं कि स्पैरो भी उड़ रही है, इंसेक्ट्स भी उड़ रहे हैं। अगर हम खाली फ्लाइंग के करैक्टर को ले लें और उनको उसको उठाकर हम एक ही ग्रुप में डाल दें दोनों को, तो ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि खाली फ्लाइंग के करैक्टर को नहीं देखा जाएगा, फिर उनकी मॉर्फोलॉजी, फिर उनकी एनाटमी, फिर उनकी मोड ऑफ लोकोमोशन और फीडिंग्स, तमाम चीज़ों को देखकर उसको क्लासीफाई किया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन जो है इट इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग्स इंडिविजुअल दैट इज सिमिलरली इन फॉर्म और स्ट्रक्चर। बायोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाइड ऑल लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप showing similarities based upon the homologies, comparative biochemistry, cytology and genetics। इन तमाम चीज़ों को देखकर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जा रहा होता है। तो इस तरह से करते करते हमारे पास पहले मेन ग्रुप आता है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और फिर लास्ट में हमारे पास जो सबसे छोटा ग्रुप है दैट इज़ स्पीशी। उसको हम स्पीशीज़ लेवल कहते हैं। आप स्पीशीज़ को कैसे डिफाइन कर सकते हो? अ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देमसेल्फ। यानी एक स्पीशीज़ के अंदर वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स होंगे जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर। और वो नेचुरली जो हैं वो अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो, यानी उनका रिप्रोडक्टिव मेथड जो है वो अपने अपने ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। However, interbreeding cannot be used as a criterion for species recognition amongst predominantly asexual reproduction organism। अच्छा, फिर बात एक और आ जाती है कि अगर हम खाली इंटरब्रीडिंग की बात करें तो आप खाली इंटरब्रीडिंग को भी क्लासिफिकेशन की बेस नहीं बना सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। ईच स्पीशीज पोजेस इट्स ऑन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। तो फिर हम क्या कहते हैं, इंटरब्रीडिंग को साइड पे कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म का अपना स्ट्रक्चर है, उसकी अपनी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, उसके अपने बिहेवियरल करैक्टर्स है। हैंड स्पीशीज आर इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट्स। डिफरेंट स्पीशीज डू नॉट एक्सचेंज जीन बिटवीन दैम। ऐसा भी है जो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं वो आपस में जीन्स नहीं एक्सचेंज कर सकती हैं, क्योंकि जीन्स को एक्सचेंज, नेचुरल जो प्रोसेस है जीन एक्सचेंज का वो रिप्रोडक्शन है, और डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। सिंस लॉन्ग द लिविंग थिंग्स आर डिवाइड इनटू 2 किंगडम। पहले शुरू में हमारे पास सिर्फ 2 किंगडम्स थे, एक प्लांट और एक एनिमल। नेक्स्ट ईच किंगडम इज़ डिवाइड टू स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड द फाइला। फिर किंगडम से फाइला बने। फाइला के अंदर जो है डिवीजन्स आ जाती हैं प्लांट, एल्गी और फंजाई की। अ फाइलम इज टर्न इनटू द क्लासेस, क्लासेस इनटू द ऑर्डर्स, ऑर्डर इनटू द फैमिली, फैमिली रिलेटेड टू द जेनरा, एंड जेनरा इज कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर स्पीशीज़। स्पीशीज़ जो है वो हमारे पास एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का,
Organisms are grouped into large, more inclusive categories. Each category is more general than the one below. It has the emergent properties. यानी हमारे पास जो ऊपर वाली होती है, जैसे यहाँ पर आप देखें जो किंगडम है, किंगडम जो है वो एक मेजर है, किंगडम एक जनरल है, उसके अंदर डिवीजन आ जाती है, ठीक है। डिवीजन जो है वो थोड़ी सी स्पेसिफिक हो गई एज़ कम्पेयर टू किंगडम, बट इट इज़ जनरल देन द क्लास। क्लास में मज़ीद स्पेसिफिकेशन आ जाएगी, ऑर्डर में मज़ीद स्पेसिफिकेशन आ, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते स्पेसिफिकेशन आती रहती है। यहाँ पर आपको ज़िया मेज़ की क्लासिफिकेशन दी हुई है, जिसको आप प्रॉपर तरीके से तैयार करेंगे। कॉर्न जिसको कहते हैं मकई, मकई की जो किंगडम है प्लांटी है, ऑब्वियस बात है प्लांट है। इसका डिवीजन देख लें या फाइलम जो है वो एंथ्रोफाइटा है, ट्रैक्योफाइटा। क्लास एंजियोस्पर्मी, क्योंकि एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है, इनके जो सीड्स हैं वो नेकेड नहीं होते। ऑर्डर पोएल्स है, फैमिली पोएसी, जीनस जिया, स्पीशीज़ मेज़, और इसका फिर कंप्लीट नाम आ जाता है जिया मेज़। और आपको जो है वो नाम लिखने का तरीका पता होना चाहिए कि जो भी साइंटिफिक नेम होता है हम उसको इस तरह से लिखते हैं कि उसका जो जेनरिक नेम है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल आएगा, यानी जिया इज़ अ जेनरिक नेम, फर्स्ट लेटर कैपिटल आ गया और आपने उसको अलहदा से पहले अंडरलाइन कर लिया। फिर उसके बाद आप लिखेंगे मेज़, और मेज़ का जो एम है वो छोटा होगा, क्योंकि स्पीशीज़ का जो स्पीशीज़ जो होती है, जो स्पेसिफिक नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा जाता है। फिर आप उसको अलग से अंडरलाइन करेंगे, यानी आपने इकट्ठा इसको अंडरलाइन नहीं करना, नहीं, ये गलत तरीका है। आपने क्या करना है, अलग अलग अंडरलाइन करना है। यानी जिया को आपने अलग अलग अंडरलाइन किया, जितने भी आपके पास साइंटिफिक नेम्स आ जाते हैं सब में इसी तरह से अप्लाई किया जाएगा। जेनरिक नेम को अलहदा से अंडरलाइन किया जाएगा और स्पेसिफिक नेम को जो है अलहदा से अंडरलाइन किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। नोमेनक्लेचर यानी नेमिंग कैसे दी गई एनिमल्स को या प्लांट्स को या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। नोमेनक्लेचर कहते हैं साइंटिफिक नेमिंग को। फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन गिवन कॉमन नेम्स बाय द पीपल। पहले, अब आपको पता है चीज़ों के कॉमन नेम होते हैं, तो जब साइंटिफिक नेमिंग नहीं थी वो सारी चीज़ें कॉमन नेम के ऊपर चल रही थी। सिंस नो सिस्टम वाज यूज इन चूजिंग द कॉमन नेम, इन मैनी केस वेरियस रीजन्स हैड देयर ओन नेम्स फॉर द सेम प्लांट और एनिमल्स। तो ये प्रॉब्लम आ रहा था कि क्योंकि कोई सिस्टम नहीं था, तो जिसका जो दिल चाहता था वो अपने नाम दे देते थे। जैसे अनियन है, अनियन का कॉमन नेम उर्दू में प्याज है, लेकिन पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया में उसको गंडा, बसल, वसल भी कहा जाता है। इन डिफरेंट कंट्रीज़ इट वुड हैव अनदर सेट ऑफ नेम। अगर आप ये तो हम पाकिस्तान की बात करें, किसी और मुल्क में जाएँ तो वहाँ पर डिफरेंट नेम्स होंगे इसके। इसी तरह से अमलतास जो है उसके नाम हमारे पास हैं अर्गवैड, गुरमाला, गोल्डन शॉवर, पर्जिंग कैसिया, ये सारे इसके कॉमन नेम थे एक ही प्लांट के। Thus the same plant may have different names. In some cases a single name refers to several different plants or animal. अच्छा, ऐसे भी था, जैसे अभी तो हमने एग्जांपल देखी ना, एक ही प्लांट के बहुत सारे नाम, ऐसे भी होता था एक ही नाम है किसी रीजन में किसी प्लांट का वो नाम है, दूसरे रीजन में वही नाम किसी और प्लांट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इस तरह से रिकग्निशन करने में बड़ा मसला होता था। तो जैसे उन्होंने कहा है कि जी अगर हम ब्लू बेल की बात करें तो डजन ऑफ प्लांट्स विद बेल शेप फ्लावर्स आर कॉल्ड द ब्लू बेल। तो जितने भी प्लांट जिनकी जो फूल थे उनकी शक्ल बेल की तरह थी, उन सबको ब्लू बेल का नाम दे दिया गया। इसी तरह से ब्लैक बर्ड जो था वो क्रो को भी कहा जाता था, रैविन को भी कहा जाता था। अब किसी एरिया में कोई बंदा कह रहा है ब्लैक बर्ड, अब पहले बंदा ये सोचने लग जाता था कि अब किस ब्लैक बर्ड की ये बात कर रहा है, यानी कोई यहाँ से साइंटिस्ट ने सोचा कि हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जिसकी बेस पर हम एनिमल्स को नाम दें, प्लांट्स को नाम दें। इसी तरह से वो कहते हैं कि जो कॉमन नेम होते हैं उनकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती है। जैसे अगर हम फ़िश की बात करें तो फ़िश के लिए करैक्टर ये है कि उसके अंदर वर्टिब्री होनी चाहिए, उसमें फिन्स होने चाहिए, उसमें गिल्स होने चाहिए। लेकिन जो सिल्वर फ़िश है हम उसको फ़िश का नाम देते हैं, लेकिन वो तो एक इंसेक्ट है, उसमें फ़िश वाले करैक्टर्स नहीं है। क्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है, उनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम फ़िश की डेफिनेशन में दे रहे होते हैं, तो इनकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होती, ऐसे ही नाम रख दिए जाते हैं। कॉमन नेम्स हैड लॉन्ग कॉज कन्फ्यूजन, तो कॉमन नेम्स हमेशा कन्फ्यूजन कॉज करते थे। 18th सेंचुरी में कार्लस लिनस जो कि एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था, ही डिवाइस अ सिस्टम ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑल द ऑर्गेनिज्म नोन टू हिम। तो वो जितने ऑर्गेनिजम्स को जानता था, बेशक वो बॉटनिस्ट था लेकिन उसने एनिमल्स को भी नेम दिए थे, उसने प्लांट्स को भी नेम दिए थे। His system is used today internationally. He discarded the common names of plants and gave each one a scientific name. He took the scientific name is from Latin word, तो इसने Latin language को use किया। Linnaeus published the list of names of plant in 1753. The scientific name of each plant had two pairs. Usually the name referred to some characteristics of organism or the person who collected it. तो नाम जो होता है, कोई भी साइंटिफिक नेम जो बंदा रख रहा होता है वो आमतौर पे या तो उसके करेक्टर की बेस पे रख रहा होता है या वो अपने नाम पे भी रख देता है।
Usually the name refer to the some characters of the. His system spread rapidly and became so popular that he used it later in the animal name. पहले उसने plants को नाम दिया 1753 में, फिर 1758 में उसने animals को भी इस तरह से नाम दिया, और बहुत सारे plants और animals के name जो हैं वो अभी भी वही यूज़ हो रहे हैं जो कि Linnaeus ने दिए थे. Linnaeus system जो है था, it was giving each species scientific name comprising 2 words, इसलिए हम उसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. बाय का मतलब होता है 2. फर्स्ट वर्ड जो था वो जीनस से बिलोंग करता था, इसको हम जेनरिक नेम कहते हैं, और वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. एंड द स्पेसिफिक नेम फॉलो द जेनरिक नेम बिगिन विद द स्मॉल लेटर. साइंटिफिक नेम फॉर अनियन इज़ एलियम सीपा, और अमलताज के लिए कैसिया फिस्टूला, मैन के लिए होमो सैपियंस. बोटानिकल नेम फॉर पोटैटो सोलेनम ट्यूबरसम, ब्रिंजल के लिए सोलेनम मेलेग्निना, और सम जेनरिक नेम फॉर पोटैटो एंड ब्रिंजल रिफ्लेक्ट क्लोज रिलेशन. अब आप देखें कि जो पोटैटो है उसका जेनरिक नेम भी सोलेनम है, और जो ब्रिंजल उसका जेनरिक नेम भी सोलेनम है. तो इसका मतलब है पोटैटो एंड ब्रिंजल जो हैं वो इन दोनों के क्लोज रिलेशनशिप हैं. एवरी स्पीशी हैज़ ओनली वन साइंटिफिक नेम. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कॉमन नेम में नहीं थी, हमारे पास हर स्पीशी का सिर्फ एक ही साइंटिफिक नेम होता है, और वो साइंटिफिक नेम किसी और स्पीशी के लिए यूज़ नहीं हो सकता. इनिशियली द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द अपीयरेंस और मॉर्फोलॉजी. तो शुरू में हमने जो करैक्टर उठाया था क्लासिफिकेशन के लिए दैट वाज मॉर्फोलॉजी, या नोमेनक्लेचर के जो सिस्टम उठाया था दैट वाज मॉर्फोलॉजी. लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एडवांस नॉलेज आती रही, हमने बाकी फील्ड्स को भी इंक्लूड कर लिया. जैसे साइटोलॉजी का सेम होना ज़रूरी है, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन तमाम की बेस के ऊपर फिर हमने एनिमल्स को क्लासीफाई किया. तो क्लासिफिकेशन के केस में हम 2 किंगडम सिस्टम से स्टार्ट हुए थे और हम 5 किंगडम सिस्टम पर आके रुके. तो शुरू में हमने कहा कि हमारे पास जो था लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने सिर्फ 2 किंगडम्स में डिफ़ाइन किया हुआ था, एक थी प्लांट किंगडम और एक था एनिमल. प्लांट के अंदर हमने क्या डाल दिया था कि जी दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल एंड स्टोर द एनर्जी. जितनी भी चीज़ें अपनी फूड खुद तैयार कर सकती हैं, जो ऑटोट्रॉफ है वो प्लांट में आ गई, और जितने भी हेटरोट्रॉफ्स थे जो अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते वो सारे के सारे एनिमल्स में आ गए. बैक्टीरिया को जो है शुरू में प्लांट्स में रखा हुआ था क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ थे. Many biologists found this system satisfactory, while others found it's unworkable for many unicellular organisms, like Euglena, that have both plant-like presence of chlorophyll and animal lack of the cell wall. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा जी ठीक है, बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन आपको पता है कि जब भी कोई साइंटिफिक काम होता है तो एक ग्रुप जो है वो उसके अगेंस्ट काम करता है. उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस 2 किंगडम सिस्टम की बेस पे क्लासीफाई नहीं हो सकती हैं. जैसे आप यूग्लिना को कहाँ रखेंगे? अगर आप फोटोसेंसिस की बात करते हैं तो यूग्लिना जो है फोटोसेंसिस कर सकता है, लेकिन अगर आप सेल वॉल देखें तो जितने भी प्लांट हैं उनके पास सेल वॉल है, यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं है. तो ये एनिमल वाला करैक्टर हो गया. इसको कहाँ डाला जाए? इस तरह के फिर बहुत सारे जो थे ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे सामने आ गए. तो 1866 में अर्नस्ट हैकेल ने एक और किंगडम दी. उसने कहा कि एक किंगडम है हमारे पास, उसको नाम दे दिया गया किंगडम प्रोटेस्टा. तो यूग्लिना की तरह के जितने भी एनिमल्स थे और बैक्टीरिया सब के सब किंगडम प्रोटेस्टा में डाल दिए गए. In 1937, E. Chatton suggested differentiating term prokaryotes and eukaryotes. तो इसने यूकैरियोट प्रोकैरियोट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया एनिमल और प्लांट सेल्स को डिस्क्राइब करने के लिए. यूकैरियोट्स में उसने कहा जी बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, और प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, यूकैरियोट्स में एनिमल्स और प्लांट्स आ जाते हैं. सम बायोलॉजिस्ट ऑल्सो डिसएग्री अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई. अच्छा, कुछ को फंजाई के साथ भी प्रॉब्लम था, जैसे कि वो कहा कि ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम विच रिजेंबल द प्लांट इन मैनी वेज. बहुत सारे चीज़ों से वो प्लांट से मिलती जुलती थी, मूव नहीं कर सकती हैं, वहीं खड़ी रहती हैं, राइजोइड्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं थे, यानी एनिमल वाला करैक्टर भी आ रहा था. फिर फंजाई का क्या किया जाए? फिर फंजाई को एक अलग ग्रुप में रखा गया, और इसके अलावा फंजाई का जो मोड ऑफ फीडिंग था वो भी बड़ा डिफरेंट था. वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं फूड को, चीज़ों को प्रॉपर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाके डाइजेस्ट नहीं करते हैं, चीज़ों को बाहर से डाइजेस्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और फिर उसको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं और उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और उनकी जो सेल वॉल थी दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट. प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है, और फंजाई की जो सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन. तो ये तमाम करैक्टर थे. तो फिर फंजाई को उठा के एक अलग किंगडम में डाल दिया गया यानी किंगडम फंजाई बना दिया. फिर ऐसा करते करते हमारे पास जो रिसेंट सिस्टम है दैट इज़ 5 किंगडम सिस्टम विच वॉज प्रपोज बाय द रॉबर्ट वाइटेकर. दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन is based on 3 different level of cellular organization associated with 3 initial mode of nutrition. तो ये 3 जो हैं वो ये इसकी जो बेस है 5 किंगडम सिस्टम की वो 2 है. एक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी है प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी फूड हासिल कैसे कर रहे हैं और सेल किस टाइप के हैं, प्रोकैरियोट हैं, यूकैरियोट हैं, कॉलोनियल हैं, किस किस्म के हैं.
यूनिसेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेटिक हैं, अब्जॉर्प्शन कर सकते हैं या इंजेक्शन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 5 किंगडम सिस्टम बनी उसमें हमारे पास आ गया एक मोनेरा, जिसमें हमारे पास प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फिर प्रोटेस्टा, जिसमें यूकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ रहे थे जैसे यूग्लिना और अमीबा। देन वी हैव प्लांटी, जिसमें यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं फंजाई, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर रिड्यूसर्स, जो कि चीज़ों को डिकम्पोज कर सकते हैं। और पाँचवें में आपके पास आ जाते हैं कंज्यूमर्स, विच आर एनिमल्स। तो plants are autotrophic in nutritional mode, making their own food by photosynthesis, such as mosses, ferns, flowering plants. Fungi are heterotrophic organisms that are absorptive in their nutritional mode. Most fungi are decomposers that live on organic material, secrete digestive enzymes and absorb small organic molecule which are produced by the digestion. तो आमतौर पे फंजाई जो हैं वो डिकम्पोजर्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं और अपने अंदर से कुछ ख़ास तरह के इंजाइम्स निकालते हैं। वो इंजाइम जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके सिंपल में चेंज करते हैं, उसको फिर वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा दे लैक सेलुलोज एंड शो मूवमेंट फॉर एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग द फूड और डाइजेस्टिंग इट विद इन द स्पेशलाइज कैविटी। तो एनिमल्स जो हैं वो बाकायदा तौर पे फूड को इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं और खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी में। दे लैक द सेलुलोज। इसके अलावा दे शो द मूवमेंट, जैसे बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल यूकैरियोट्स दे डिड नॉट फिट द डेफिनेशन ऑफ प्लांट, fungi or animal were included in protista. Most protista are unicellular forms, but this kingdom also include relatively simple multicellular organism. तो protista में सिर्फ unicellular नहीं है, कुछ simple multicellular organism भी जो है ना वो protista में आ जाते हैं। Lynn Margulis and Karlin Schwartz in 1988 modified 5 kingdom classification of Whitaker by considering cellular organization, mode of nutrition. उसने फिर क्या किया, Whitaker ने तो दो चीज़ें रखी थी ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे क्लासिफिकेशन की थी। उन्होंने कहा नहीं, और चीज़ें भी ऐड करें, साइटोलॉजी भी चेक करें, जेनेटिक्स भी चेक करें, ऑर्गेनाइज ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन इन माइटोकॉन्ड्रिया किस में है, क्लोरोप्लास्ट किस में है, इस तरह से करें। फिर हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम आ गया। मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आ गए, प्रोटोक्टिस्टा आ गए प्रोटिस्टा में। देन वी हैव प्लांटी, एनिमल एंड फंजाई। यहाँ पर आपको एक जो है वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दिखाया हुआ है। एंसेस्टर्स में देखें, आपके पास किंगडम मोनेरा आ गई, मोनेरा ऑफ द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास आर्चियोबैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, पर्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और कुछ यू बैक्टीरिया आ गए। फिर उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी आ गया और उसके बाद थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ गई और प्रोटोजोआन्स आ गए, जिसमें डाइनोफ्लैजिलेट, सीलिया, हेलिजोन्स, अमीबा, यीस्ट एंड डायटम स्लाइम मोल्ड्स। और फिर ये जो प्रोटिस्टा है ये 3 शाखों में चेंज हो गया। एक आपके पास एल्गी बना रहा है, एक प्लांट बना रहा है और एक एनिमल किंगडम की तरफ चला गया, एक फंजाई, प्लांट और एनिमल। तो फंजाई प्लांट में अगर आप देखें तो लोअर में आपको एल्गी मिलती है, क्योंकि एल्गी भी फोटोसिंथेटिक है, प्लांट्स भी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, मॉसेस, लीवर। फिर ऊपर की तरफ जाते हैं तो हायर प्लांट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स मिलते हैं। फंजाई में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स आ गए, जिसमें एस्कोमाइकोटा भी स्टडी करेंगे, बेसिडियोमाइकोटा भी स्टडी कर रहे हैं। और एनिमल जो हैं उसमें हमारे पास स्पंज, सिलेंट्रेट, मॉलस्क, अकाइनोडर्म एंड यूरोकॉर्डेट्स आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर आ जाता है। अब हम देखते हैं वायरसेस के करैक्टर्स, कि वायरसेस के करैक्टर्स क्या हैं। वायरसेस जो हैं दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स विच कैन ओनली बी सीन अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यानी इतने छोटे हैं कि आप उनको आम आँख तो दूर की बात, आप उनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करना है। उनका साइज़ अगर देखा जाए तो वो 250 नैनोमीटर से लेकर 20 नैनोमीटर तक, यानी लार्जेस्ट जो है वो आपके पास 250 नैनोमीटर है, विच इज़ पॉक्स वायरस, स्मॉलेस्ट द पार्वो वायरस 20 नैनोमीटर। दे आर 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मोस्ट बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया से भी 10 से 1000 गुना ये छोटे ही होते हैं। इतने छोटे हैं कि ये फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जाते हैं, जिनको बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर पाता। वायरसेस कैन नॉट बी ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, क्योंकि ये इंटरमीडिएट हैं, ये बाकायदा लिविंग नहीं है, तो ये आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो नहीं कर सकते। दे कैन ओनली प्रोड्यूस इन एनिमल एंड प्लांट सेल इन और इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेयर दे रिप्रोड्यूस बाय रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन क्या, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मैनी कॉपीज ऑफ रेप्लिका ऑफ वायरसेस आर फॉर्म। दिस द वायरसेस आर नॉन एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, यानी ऐसे पैरासाइट जिनको हर हाल में होस्ट की ज़रूरत पड़ती है फॉर द रिप्रोडक्शन।
वायरस में किसी भी किस्म की मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, इसलिए ना ये अपना न्यूक्लिक एसिड बना सकता है, ना ये अपनी प्रोटीन बना सकता है। तो इसको जब भी रिप्रोडक्शन करनी है, ये दूसरे जिसके ऊपर वो रह रहा है होस्ट, उसके अंदर उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करता है सारे फंक्शंस करने के लिए। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इन द होस्ट सेल, वायरस में कॉज डिजीज़। ऑल वायरसेस आर जनरली रेजिस्टेंस टू ब्रॉड रेंज ऑफ अवेलेबल एंटीबायोटिक्स। तो जितने भी हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, वायरसेस पर उनका कोई असर नहीं होता। जैसे पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, वायरसेस इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, वायरसेस का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ होती हैं, वायरसेस के अगेंस्ट यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो वायरस को जब अगर आप देखें तो अगर वो कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल है, मतलब कंप्लीट है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, तो उसको विरियन कहते हैं। तो विरियन के अंदर आपको सेंटर में एक न्यूक्लिक एसिड मिलता है। न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए और आरएनए, जिसको आप जीनोम भी नाम दे सकते हो, और बाहर वाली साइड पे इसका प्रोटीन कोट है विच इज़ कैप्सिड। कैप्सिड जो है वायरस को प्रॉपर शेप देता है, एंड कैप्सिड इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स, एंड प्रोटीन सब यूनिट्स आर नॉन एज कैप्सोमेयर, यानी कैप्सिड कैप्सोमेयर से मिलकर बना है। नंबर ऑफ कैप्सोमेयर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर वायरस। तमाम में कैप्सोमेयर डिफरेंट होते हैं। लाइक हर्प वायरस में आपको मिलते हैं 162 कैप्सोमेयर्स, एडिनो वायरस में 252 कैप्सोमेयर्स विच कॉज सम कॉमन कोल्ड। इन सम एनिमल वायरसेस लाइक न्यूक्लियोकैप्सिड इट इज़ कवर्ड बाय अनदर मेम्ब्रेन डिराइव फ्रॉम द होस्ट सेल विच इज़ नॉन एज द इन्वेलप। तो कुछ एनिमल वायरसेस होते हैं, उनके गिर्द इन्वेलप होता है जो उनको मज़ीद प्रोटेक्शन दे रहा है। नॉन इन्वेलप वायरसेस को हम नेकेड वायरसेस कहते हैं। एनिमल प्लांट्स वायरसेस में भी पॉलीहेड्रल, इनकी शेप किसी भी किस्म की हो सकती है। दे में भी पॉलीहेड्रल, दे में भी हेलिकल, दे में भी इन्वेलप्ड और कॉम्प्लेक्स। बैक्टीरियोफेजेस जो हैं दे अकर इन टू स्ट्रक्चरल फॉर्म बीइंग क्यूबिकल और हेलिकल। बैक्टीरियोफेजेस वो बैक्टीरिया होते हैं जो वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया पे अटैक कर सकते हैं। इन जनरल अपीयरेंस क्यूबिकल फेजेस आर रेगुलर सॉलिड और आइकोसाहेड्रल, और हेलिकल फेजेस जो हैं वो रॉड शेप होती हैं। मैनी फेजेस कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टेल। इन दोज केसेस हेड आर पॉलीहेड्रल। वो तमाम फेजेस में हेड और टेल होती है, उसमें जो हेड होता है वो पॉलीहेड्रल होता है, लेकिन टेल जो है वो रॉड शेप होती है। यहाँ पर आपको नीचे डायग्राम में बहुत सारे वायरसेस दिखाए हुए हैं। वैक्सीना वायरस है, पैरामिक्सो वायरसेस हैं, उनकी शेप्स हैं, तो इनको आपने प्रॉपर तरीके से इनकी शेप्स के साथ तैयार करना है। यहाँ पर आप येलो बॉक्स देखें, यहाँ पर आपको प्रियॉन्स की डेफिनेशन दी हुई है। प्रियॉन्स क्या हैं? इन्फेक्शियस प्रोटीन है, यानी प्रॉपर वायरसेस नहीं है, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं। देयर नेचर इज़ वेरी controversial. They are composed of protein only that contain the information that code for their own replication. यानी इनकी क्लासिफिकेशन, इनके करेक्टर, इनकी स्टडी बड़ी कंट्रोवर्शियल है। ये ऐसी प्रोटीन है इनके पास अपनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि कैसे अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। हालांकि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब के पास जेनेटिक मेकअप होता है, डीएनए या आरएनए होता है जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन प्रियॉन्स वो वाहिद प्रोटीन्स हैं जिनके पास अपनी रेप्लिकेशन की जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज से आगे चलेंगे। यहाँ तक अगर समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।